बाद के नाटकों के बारे में बताएंगे। भारतेंदु युग के बाद और प्रसाद युग के पहले किस तरह के नाटकों की परंपरा हिंदी साहित्य जगत में चली, इसके बारे में हम तुम लोग को आज जानकारी देंगे। ठीक है। यस मैम। भारतेंदु युग के बाद कुछ नाटककार आए, जैसे बद्रीनाथ भट्ट, माधव शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी। ये लोग नाटककार के रूप में आए, जिनकी कुछ कुछ प्रसिद्ध नाटक हिंदी साहित्य जगत में प्रचलित हुए। लेकिन भारतेंदु युग के बाद और जयशंकर प्रसाद के युग के पहले हिंदी साहित्य जगत में नाट्य क्षेत्र में 5 तरह के रूप विकसित हुए। पहला रोमांचकारी नाटक, दूसरा पौराणिक नाटक, तीसरा ऐतिहासिक नाटक, चौथा सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक और पांचवा प्रतीकवादी नाटक। इन 5 रूपों में हिंदी नाटकों का विकास हुआ। रोमांचकारी नाटकों की परंपरा 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई। ये पारसी कंपनियों के वातावरण से प्रभावित थे और प्रायः उन्हीं के द्वारा अभिनीत होने के लिए लिखे जाते थे। रोमांचकारी नाटक। रोमांचकारी नाटकों के 3 लेखक रौनक बनारसी, हुसैन मियां जरीफ और मुंशी विनायक प्रसाद, ये प्रसिद्ध हैं। 3 नाटककार रोमांचकारी नाटकों के प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनमें से रौनक बनारसी का इंसाफे महमूद और हुसैन मियां जरीफ का लैला मजनू, गुलाब कावली, इशरत सभा, अली बाबा, चांद बीबी, ये सब नाटक आते हैं। मुंशी विनायक प्रसाद का विक्रम विलास और गोपीचंद नाटक अधिक प्रसिद्ध हुआ। ये सब जो नाटक हैं वो रोमांचकारी नाटकों की परंपरा में आते हैं। रोमांचकारी नाटकों की भाषा हिंदुस्तानी भाषा थी, मीन्स की हिंदी से मिलती जुलती भाषा। उस समय हिंदुस्तानी भाषा उसे कहा जाता था जो हिंदी से मिलती जुलती भाषा हो। श्रृंगारपूर्ण वातावरण, उत्तेजक घटना विधान, वेश विन्यास, यही सब तड़क भड़क और छिछलीदार किस्म के संवादों के माध्यम से ये नाटक सामान्य जनता का मनोरंजन करते थे। इस तरह से रोमांचकारी नाटकों की परंपरा चली। एक दूसरी परंपरा चली पौराणिक नाटकों की। 1912 ईस्वी के पश्चात पौराणिक नाटकों की बाढ़ आ गई। इसमें 3 तरह के नाटककार, 3 वर्ग के नाटककार प्रमुख हुए, जिनमें बेताब और राधे श्याम कथावाचक का वर्ग, दूसरा बद्रीनाथ भट्ट का वर्ग और तीसरा प्रसाद वर्ग। बेताब और राधे श्याम कथावाचक के पौराणिक नाटक नैतिक उपदेशों से भरे होते थे, परंतु दूसरी ओर उसमें जनता की हीन मनोवृत्ति को तुष्ट करने के लिए रोमांचकारी दृश्यों की कल्पना की जाती थी। ये नाटक पूरी तरह से असफल रहे। दूसरे वर्ग में आते हैं बद्रीनाथ भट्ट और उनके सहयोगी नाटककारों का वर्ग, जिनमें गोविंद बल्लभ पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त आदि नाटककार आए। ये नाटककार और ये इनके नाटकों की जो परंपरा थी वह सुरुचिपूर्ण थी। इनमें कोरा उपदेश न होकर साहित्यिकता और कलात्मकता है। आप लोग समझ रहे हैं?
हेलो, जी मैम। तो हम ध्यान से सुनिए, ये हम भारतेंदु युग के बाद और प्रसाद युग के पहले किस तरह के नाटक लिखे गए उसके बारे में बता रहे हैं। पौराणिक नाटक जो लिखे गए उसमें बद्रीनाथ भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत और ये लोग आए। इन नाटककारों ने पौराणिक युग की वातावरण की जो रक्षा अपने नाटकों में की है। और भी प्रसाद, सुदर्शन, ये लोग भी ऐसे नाटककार हुए जो कि पौराणिकता को लेकर के अपने नाटकों की रचना की। तीसरा रूप आता है नाटकों का ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए जिनमें से बद्रीनाथ भट्ट के नाटक और गोपाल राम गहमरी के नाटक तथा जयशंकर प्रसाद के नाटक प्रमुख रूप से माने जाते हैं। भट्ट जी के नाटक में, ऐतिहासिक नाटकों में दुर्गावती सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसके बाद ऐतिहासिक नाटकों में जयशंकर प्रसाद को सबसे ज्यादा सफलता मिली। इनके कई ऐतिहासिक नाटक हुए, जैसे राज्यश्री जो 1915 में लिखा गया, विशाख जो 1921 में लिखा गया, अजातशत्रु 1922 में लिखा गया, स्कंदगुप्त 1929 में लिखा गया, चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया, ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया। ये प्रसाद जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। इस तरह से एक तीसरी परंपरा चली ऐतिहासिक नाटकों की। ठीक है, समझ रहे हैं? हेलो जी मैम। एक चौथी परंपरा चली नाटकों की। हाँ, एक चौथी परंपरा चली नाटकों की, सामूहिक उपादानों को लेकर के नाटक। सामूहिक समस्याओं को लेकर के नाटक लिखे गए उस समय। ये सामूहिक समस्याओं को जो लेकर के जो नाटक लिखे गए वो हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखे गए। जैसे जीपी श्रीवास्तव का उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, विवाह विज्ञापन, ये सब नाटक हैं। बेचन शर्मा उग्र का उज्जवक और चार बेचारे, ये सब नाटक है जो हास्य व्यंग शैली में जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए नाटककारों द्वारा लिखे गए। बद्रीनाथ भट्ट का चुंगी की उम्मीदवारी, राधे श्याम कथावाचक का काउंसिल की मेंबरी, सुदर्शन का ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ये सब नाटक हास्य व्यंग शैली में जनता के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इन नाटकों में हास्य की व्यंजना, भाषा के उटपटांग प्रयोगों, पात्रों के विचित्र आदतों और नाटकीय अवधारणाओं के द्वारा की जाती थी। इन नाटकों में व्यक्तिगत और सामाजिक बुराइयों को हास्य के आवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिनमें प्रायः कंजूसी, धन लालुपता, फैशन परस्ती, पाखंड और मिथ्याचार को आधार बनाकर सस्ते किस्म के हास्य की सृष्टि की गई। तो इस तरह से हास्यपूर्ण एक नाटक प्रचलित हुए जो कि सामयिक परिप्रेक्ष्य को आधार बनाकर लिखे गए। कुछ गंभीर नाटक भी लिखे गए सामयिक समस्याओं को लेकर के, जिनमें मिश्र बंधु का नेत्रोन्मिलन, राधे श्याम का परिवर्तन, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का मधुर मिलन, ये सब जो नाटक हैं वो गंभीर हैं। समझ रहे हैं? हेलो बच्चों? यस मैम। जी मैम। अच्छा, एक और नाटक लिखा गया प्रतीकवादी नाटक। एक और रूप चला नाटकों का प्रतीकवादी नाटक। प्रतीकवादी नाटक की परंपरा हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य से ही प्रचलित रही है। जैसे कि संस्कृत में प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक लिखा गया, वह अपनी प्रतीकात्मकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा हिंदी में केशव का विज्ञान गीता और देव का देव माया प्रपंच, ये प्रतीकात्मक नाटक है। इसके अलावा पंत की ज्योत्सना और प्रसाद जी का कामना नाटक, ये भी प्रतीकात्मक नाटक है। इन नाटकों में कुछ
जो है वो प्रतीकात्मकता का आधार संवेदनशीलता और भावुकता है। पंत ने प्रकृति के सभी उपादानों में मानवीय भावनाओं का आरोपण किया है। आप जानते हैं कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनके नाटकों में प्रकृति भी कम नहीं हुई है। प्रकृति चित्रण और प्रकृति उपादानों का प्रयोग उनके नाटकों में भी भरपूर हुआ है। तो प्रकृति को आधार बना करके, उसके प्रतीक को आधार बना करके उन्होंने नाटकों की सर्जना की है। प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोपण करके पुरुष या स्त्री के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। जयशंकर प्रसाद के कामना नाटक में मानव जीवन के अंतर्गत चलने वाली सद और असद प्रवृत्तियों के शाश्वत संघर्ष को दर्शाया गया है। इस तरह से ये सब प्रतीकवादी नाटक है। प्रतीकवादी नाटकों को अन्योपदेशिक नाटक भी कहा जाता है। अन्योपदेशिक का अर्थ हुआ कि प्रतीक रूप में हम किसी और उपदेश की इसमें व्यंजना करते हैं। इस तरह से इसे अन्योपदेशिक नाटक भी कहा गया। प्रसाद के बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना नाटक, सेठ गोविंद दास का नवरस, ये सब, शंभुनाथ सिंह का धरती और आकाश, ये सब बहुत सारे नाटक लिखे गए। इस तरह से भारतेंदु युग के अंत और प्रसाद युग के प्रारंभ के पहले ये 5 रूप हमें नाटक के क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा 3 तरह की परंपरा मिलती है नाटकों की। एक पारसी रंगमंच की परंपरा, जो कि पारसी कंपनियों से पूर्णतः प्रभावित रही है और जो 1915 तक आते आते खत्म हो गई है। दूसरी परंपरा मिलती है पारसी कंपनियों से अपेक्षाकृत परिष्कृत रंगमंची नाटक की, जो पारसी कंपनियों से परिष्कृत रंगमंच की अवधारणा लेकर चलते हैं। तीसरी परंपरा रही है साहित्यिक एवं कलात्मक नाटकों की। तो ये 3 तरह की परंपरा में नाटक लिखे गए, 5 रूप विकसित हुए और 3 तरह की परंपरा बनी। तो इस तरह से प्रसाद युग के पहले हमारे हिंदी साहित्य जगत में इस तरह के नाटकों का प्रचलन हुआ। 5 तरह के नाटक, पहला है रोमांचकारी नाटक, दूसरा है सामयिक समस्याओं पर लिखे गए नाटक, तीसरा है ऐतिहासिक नाटक, चौथा है पौराणिक नाटक और 5वां है प्रतीकवादी नाटक। ये 5 रूपों में नाटक हमारे हिंदी साहित्य जगत में लिखे गए प्रसाद युग से पहले। और इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने नाटकों के क्षेत्र में क्रांति स्थापित करते हुए एक नाटकों की बहुत ही सुंदर परंपरा चलाई। तो हम आज के क्लास में आप लोग को प्रसाद युग के पहले के नाटकों के बारे में बताना चाह रहे थे और वो आप लोग को हम बताएं। समझ में आया? जी मैम। ठीक है, तो 5 तरह के नाटक आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। 5 तरह के नाटक प्रसाद युग के पहले लिखे गए, यही हम आप लोग को आज बताना चाह रहे थे। हम अगले क्लास में प्रसाद के नाटकों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, कब कब की और किस क्या क्या शैली थी उनकी, किन शैलियों पर लिखी गई, ये सब। ठीक है? हेलो हेलो जी मैम। जी मैम। ठीक है, तो आज आप लोगों का क्लास हम यही आप लोग बताएंगे। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताइए। जैसे कि ये जो प्रतीकात्मक है, ये तो एक तरह से छायावाद का रूप ही माना जा सकता है। हाँ, क्योंकि प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में अगर प्रतीकात्मक नाटक यदि लिखे जा रहे हैं तो वो छायावादी। देखिए, हम जयशंकर प्रसाद से ठीक पहले के नाटकों की चर्चा कर रहे हैं। तो उस समय छायावाद का जो प्रतीक भाव था वो साहित्य जगत पर छाने लगा था। जो छायावाद में प्रतीकात्मकता की मुख्य प्रधानता थी, वह साहित्य जगत में धीरे धीरे आने लगी थी। उसका प्रयोग हमें साहित्य जगत के विभिन्न विधाओं में भी दिखाई पड़ने लगा था। तो ये जो प्रतीकवादी नाटक है, वो कहना, देखिए प्रतीक तो कुछ और होता है लेकिन कहना कुछ और चाह रहे हैं प्रतीक के माध्यम से। तो ये भाव इन नाटकों में व्यक्त होता है, छायावादी प्रभाव माना जा सकता है। और कोई प्रश्न?
मैम इसका मतलब कि जो ये छायावादी वगैरह सॉरी मतलब प्रतीकात्मक वगैरह जो भी काव्य है उसका एक कलेक्शन दे दीजिएगा, कितना ईस्वी में इसका मतलब लिखा गया है, तो ये सब हम लोग याद कर। ठीक है, प्रतीकवादी नाटक के बारे में हम बताएंगे कि प्रतीकवादी ये सब जो 5 रूप हैं, हम इसीलिए सोच रहे थे कि जी। ऑडियो बनाकर आप लोग को डाल दें, लेकिन ऑडियो तैयार ही नहीं हो पाया। ऑडियो से आप लोग डायरेक्ट समझ लेते, उसको बार बार सुन भी सकते थे। तो ये कह रहे थे कि इसके बारे में आप लोग को बता देंगे, अभी लिखवा देंगे आप लोग को, या फिर नाटक इसके बारे में कुछ हम मैटर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, ये जो 5 रूप चले प्रसाद युग के पहले, इसके जो 5 रूप के 5 सब नाटक हैं उसके बारे में हम आप लोग को बता देंगे ईस्वी सन के साथ। ठीक है, मैटर उपलब्ध करा देंगे। और कोई प्रश्न? मैम नेट से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए, उसके बारे में बताएंगे, उसके लिए तो अलग से क्लास कर सकते हैं। बताइए अब क्या प्रश्न है। जैसे कि मतलब कि एवरेज कितना तक जाए कि मतलब कि जीआरएफ मतलब क्वालिफाई हो जाए, कट ऑफ कितना तक जा सकता है, मतलब कि कितना तक हम करें कि मतलब कि जीआरएफ हो जाए? देखिए आजकल तो नेट का पैटर्न बदल गया है ना, वस्तुनिष्ठ हो गया है पूरी तरह से। जी। और वस्तुनिष्ठ होने के कारण क्या हो जा रहा है कि कभी कभी कट ऑफ हाई चला जाता है और किसी किसी समय में कट ऑफ लो चला जाता है। तो उस आधार से आप लोग कोशिश करिएगा कि 60% हम बना सकें। मतलब दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हाँ दोनों से? हाँ, फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाइंग है कि क्वालिफाई है ना, क्वालिफाइंग के बाद तो चेक होता है। उसका भी सुन रहे मतलब अति क्वालिफाई भी है और प्लस में उसका नंबर ऐड करके उसके बाद परसेंटेज निकाला जाता है अच्छा तब ठीक है, कैलकुलेट तब करके। हाँ तो 60% हर हाल में सोचिएगा कि हम 60% तक जा सके, क्योंकि वस्तुनिष्ठ होने के चलते नेट इतना कठिन हो गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाने से नहीं चलेगा, उसमें गहरी समझ होनी चाहिए और उसी में बच्चे नहीं कर पाते हैं। 60% जरूर हल करने की सोचिएगा और उसके लिए बहुत डीपली अध्ययन की आवश्यकता है। जैसे मैम ये हम नेट का जो यूनिट 1 है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी में हो रहा है, क्योंकि जो नाटक वगैरह है 5 से लेकर के यूनिट 5 से लेकर के 10 तक कंप्लीट किए हुए हैं, पर यूनिट 1 जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है, यूनिट जिसमें 1 है ये हिंदी साहित्य। हाँ यूनिट 1 में है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद दक्षिणी हिंदी, इस समय मतलब कि और ज्यादा गहराई खोजता है, हाँ तो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो हाँ तो जैसे फिर कि है ना मैम कि वैदिक में जो क्या उसको बोलते हैं जो शब्द की उत्पत्ति हो गया संस्कृत वगैरह, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। उसके लिए कुछ ऐसा ट्रिक वगैरह कुछ जिससे क्लियर हो सके? इसके बारे में आप लोग को बताएंगे हम लोग। फिर अभी अभी तो तुरंत मैटर उपलब्ध नहीं करा सकते, बाद में बताएंगे, इसके बारे में डायरेक्शन देंगे कैसे कैसे आप लोग वाले यूनिट तो उपलब्ध कराइए। हम थोड़ा यूनिट तो देखें, अब तो हम लोग के समय का दूसरा नेट था, हम लोग जब नेट क्वालिफाई किए थे दूसरा कुछ था, तो हम आज का समय हम देखे ही नहीं है सिलेबस। एक बार सिलेबस तो ग्रुप उपलब्ध में डाल कराइए। दीजिएगा रितेश जी। हाँ तो हम ग्रुप में डाल देते हैं मैम नेट का जो सिलेबस है। ठीक है, ठीक ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? हेलो, ठीक है, फिर हम क्लास अगले बार लेंगे। ठीक है, आज क्लास जी मैम, ठीक। थैंक यू। ओके।